हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन जस्ट 10 मिनट्स। और यहाँ पे आपको साथ में हम फॉर्मुला शीट भी प्रोवाइड करने वाले जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो 10 मिनट के अंदर पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं। तो देखो यार, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करो तो इसके अंदर सबसे पहले आता है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ किसी भी कंडक्टर, कोई भी शेप ऑफ कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आपको बताएगा भी उसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका जनरल फॉर्मूला, अगर मान लो मेरे पास एक कोई भी एक शेप का कंडक्टर है, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया जिसको बोला जाता है लेंथ एलिमेंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है सो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो यहां से हमारे को पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर रहती है, क्योंकि डीएल और आर का क्रॉस करने के बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी। अब इसकी एप्लीकेशन आती है, नंबर 1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ए डिस्टेंस पे, अगर नीचे से एंगल φ1 बन रहा है, ऊपर से φ2 बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए sin φ1 प्लस sin φ2। इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। द स्पेशल केसेस, अगर आपने उसके एक बहुत लॉन्ग वायर है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। उसके कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अगर वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि ऊपर आने पे जो आपका थीटा का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी? 0। Now this is the variation of magnetic field with distance। आपको दिख रहा है यहां से मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आपका बनता हुआ नजर आएगा। एक स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, और कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब जिसका सेंटर सेम होता है, और इसके अराउंड एक वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू थीटा। थीटा मतलब ये आर्क कितना एंगल बना रही है सेंटर पे। ये थीटा आपने डिग्री में नहीं लेना, ये थीटा आपने रेडियंस में लेना है। द एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है, इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसका डिस्टेंस कितना है x और इसका रेडियस कितना है r। द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये किस तरह बचेगी? अलोंग द एक्सिस। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचने वाली है अलोंग द एक्सिस। अगर मान लो n टर्न्स है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करूं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, आगे जाने के बाद भी डिक्रीज होगी और पीछे जाने के बाद भी डिक्रीज होगी। ये एक बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन थी बायोट-सैवर्ट लॉ की। फिर आती है एम्पियर-सर्कुलर लॉ। एम्पियर-सर्कुलर लॉ क्या बोलता है भाई? अगर कोई भी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना है, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। अगर मान लो मैंने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2, हाफ हो जाती है। और ये जो स्मॉल एन है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस देखें, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, कॉर्नर पे आने के बाद हाफ हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2। इसके बाद फोर्स और चार्ज पार्टिकल। अगर मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे न्यूट्रॉन है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, चाहे अल्फा पार्टिकल है। किसी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा? क्यू वी क्रॉस वी। ये जो फोर्स होती है ना, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर रहती है। और स्पेशल केसेस में अगर थीटा की वैल्यू 0 है, अगर वो पैरेलल एंटर कर रहा है तो फोर्स 0 होगी, अगर वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है थीटा की वैल्यू 90 होगी तो फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम, एंड दैट मैक्सिमम फोर्स इज QEV। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अगर एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर करने पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, वो भी परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर फोर्स उसके पाथ को क्या बनाएगी? सर्कुलर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। और उसकी वजह से जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बनेगा, रेडियस का फॉर्मूला mv बाई क्यूबी, p बाई क्यूबी, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यूबी, अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी बाई क्यूबी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन क्यूबी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यूबी अपॉन 2 पाई m, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यूबी अपॉन 2 पाई m। फिर उसके बाद अगर एक चार्ज पार्टिकल एक इंक्लाइन एंगल पे एंटर कर रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, वी कॉस और वी साइन। वी कॉस उसके पाथ को स्ट्रेट बनाएगा, वी साइन उसके पाथ को सर्कुलर बनाएगा। और दोनों पाथ मिलके कैसे बनेंगे? देयर विल बी अ हेलिकल पाथ, उनका हेलिकल पाथ बनेगा।
उस हेलिकल पाथ का जो रेडियस होगा दैट इज mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यूबी एंड फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। जो इसका पिच रहने वाला है, पिच का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के दौरान उसका कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड पिच, व्हिच इज इक्वल टू v cos थीटा इनटू t। अगर मैं लॉरेंट्ज फोर्स की बात करूं, लॉरेंट्ज फोर्स होती है, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं तो जो टोटल फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट फोर्स। और दूसरी बात याद रखना, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसका मतलब वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो होने का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका कभी भी स्पीड चेंज नहीं होता, उसका वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर वेलोसिटी सिलेक्टर, अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनडिफ्लेक्टेड पास करना है ना, तो अनडिफ्लेक्टेड पास कराने के लिए उसकी एक कंडीशन होती है दैट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू ई बाई बी, उसकी वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर होगी। फिर फोर्स और कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगी दैट इज आई एल क्रॉस बी, और यू कैन से दैट आई एल बी साइन थीटा। और अगर कंडक्टर को पैरेलल रखोगे तो फोर्स होगी जीरो, अगर कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखोगे तो फोर्स होगी मैक्सिमम दैट इज आई एल बी। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स की बात करते हैं, अगर ये दो पैरेलल वायर्स है ना और ये सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है तो अट्रैक्ट करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है तो रिपेल करेंगी। और फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और F12 माइनस ऑफ F21 होगा, मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, मतलब इसका मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। नाउ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, mb sin थीटा। और अगर क्योंकि sin थीटा आ रहा है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, m क्रॉस b, और m का फॉर्मूला क्या होता है, NIA, I करंट हो गया, A एरिया हो गया, n नंबर ऑफ टर्न्स होगी। अगर मान लो कॉइल को पैरेलल रखा जाता है, क्योंकि ये जो थीटा है ना, दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है, अगर मैं कॉइल को पैरेलल रख रहा हूं टॉर्क मैक्सिमम होगा दैट इज NIAB, अगर कॉइल को परपेंडिकुलर रखा जाता है थीटा जीरो होगा एंड टॉर्क विल बी जीरो, थीटा जीरो होगा एंड टॉर्क विल बी जीरो। नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जो स्मॉल करंट और वोल्टेज को मेजर करता है। इसके अंदर एक कॉइल होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और उसका अप्लाइड टॉर्क किसके बराबर होगा, NIAB। यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि फील्ड रेडियल है। रेडियल फील्ड का मतलब क्या होता है, the field which is parallel to the plane of the loop is called radial field। रेडियल फील्ड क्यों बनाई गई, ताकि इसकी थीटा पे डिपेंडेंस ना हो, ये सिर्फ करंट पे डिपेंड करे, उसकी वजह से कॉइल घूमेगा, कॉइल के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा which is equal to k थीटा, इक्विलिब्रियम में इक्वेट करा के थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास जो ये कांस्टेंट बनना है ना, K अपॉन NAB, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। फिर बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की, दैट इज एंगल अपॉन करंट, दैट इज NAB अपॉन K। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी की NAB अपॉन KR। फिर इसके बाद देखो मैंने क्या बोला, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो एक छोटा सा करंट और छोटी सी वोल्टेज को मेजर करता है। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एमीटर का मतलब क्या है, एक लार्ज वोल्टेज को मेजर कराना। अगर हमने उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा, और वो शंट रेजिस्टेंस लगाते ही ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस शंट का फॉर्मूला IG अपॉन I माइनस IG अपॉन G। IG के मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, I के दी रेंज ऑफ एमीटर, जितनी हमने एमीटर की रेंज बनानी है। G इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आखिरी टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या करता है, हाई वोल्टेज को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, लो वोल्टेज को मेजर करता है। अगर आपने इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, आपको एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V अपॉन IG माइनस G। बहुत सिंपल सी बात, ये पूरा चैप्टर आपका 9 से 10 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया। एक बहुत लेंथी चैप्टर था, हर एक कंसेप्ट के साथ कवर करा। इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना, और जितना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।